देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सोमेश है और मैं भारत की छोटी तस्वीरों में मौजूद एक गांव का निवासी हूं। हमारे गांव में मात्र 1000 लोगों का वास है, लेकिन इस जनसंख्या के बीच जहां सब सही चल रहा था, तो वहीं एक दुर्भाग्यवश घटना ने जन्म लिया। इस घटना ने हमारे पूरे गांव की नींव हिला दी। किसी को पता नहीं था कि आने वाले कुछ समय में हमारे इस गांव के अंदर पूरी तरह तब्दील हो जाएगी। उन दिनों जब सब कुछ सही चल रहा था, तो गांव के सभी लोग रात के वक्त भी आग जलाकर एक घेरा बना लेते और अगल बगल में बैठकर दिन में हुई सारी बातों की चर्चा करने लगते। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ जिसका अंदाज़ा लगा पाना भी इंसान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। गांव की सारी करतूतों को उलटफेर करने में अमावस की रात तक बेहद अहम योगदान था। उस गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर एक हाईवे था, एक नेशनल हाईवे जो जम्मू कश्मीर को टच करता था। वैसे तो ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर में आता था, जो एक डेंजर जोन था। उस रात पता नहीं वहाँ ऐसा क्या हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ उस हाईवे से गुजरते वक्त बीच सड़क पर रुक गया। हमें एक बहुत जोर की आवाज़ आई। हमें ऐसा लग रहा था मानो हमारे अगल बगल में किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, और इस जोरदार ध्वनि की वजह से हम लोगों के हाथ पांव फूल चुके थे, क्योंकि हमें डर था कि कहीं कुछ संकट में तो नहीं है। वैसे तो जम्मू कश्मीर के उस रास्ते पर हर जगह पर सुरक्षा तैनात रहती है। उस समय भी आर्मी की एक टीम मौजूद थी जो उस जगह को अच्छी तरह से अपनी निगरानी में बनाई हुई थी। चारों तरफ पसरा हुआ सन्नाटा, जहाँ आर्मी का भी कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई परिंदा भी अपने पर नहीं मार सकता। इतने में ही मेरे दोस्त संजय ने कहा, अरे सोमेश, ज़रा उन झाड़ियों की तरफ तो देखो, मुझे कोई भागता हुआ नजर आ रहा है। इतना सुनते ही जब मैंने अपनी नज़र झाड़ियों की तरफ डाली, तो मैंने देखा कि वहाँ एक आदमी भाग रहा था। वैसे तो कश्मीर के इस इलाके में रात के समय इस तरीके से भागना उचित नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके भी हमने थोड़ा साहस जुटाया और उसके पीछे पीछे चल पड़े। घना कोहरा, ठंड की वो रात और ऊपर से सन्नाटे की इस बड़ी सी चादर ने कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी डर का एक स्रोत उत्पन्न कर दिया। अब लगातार सांस फूल रही थी, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ उस आदमी का पीछा करता रहा। करीब 10 मिनट तक हम यूं ही भागते रहे और उसके बाद वो आदमी अचानक ही गायब हो गया। हमें तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कि अचानक ही वो आदमी कहाँ पर गायब हो गया। हम दोनों अपने मुंह को इधर उधर ताकते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं था। इतने में ही हमारे बगल में दिखाई देने वाला एक पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उस पेड़ को इस तरह हिलता देख मुझे भी समझ नहीं आया कि इस विशाल पेड़ के ऊपर कुछ कैसे बैठ सकता है, क्योंकि उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी। वैसे तो ये इलाका जम्मू कश्मीर के बगल में था, लेकिन जम्मू कश्मीर थोड़ा आगे था। मगर जम्मू कश्मीर का अंश होने के कारण उसकी करीब करीब चीज़ें, वह पेड़ पौधों की आकृतियाँ यहीं से शुरू होती थी। रात होने के कारण अब अगल बगल में दिखने वाली चीज़ें भी पूरी तरह से अंधेरे में लुप्त हो चुकी थी। पास में मौजूद मोबाइल की रोशनी से हम रास्ते की छानबीन तो कर सकते थे, लेकिन उस ओचांट को नहीं छुपाए जो काफ़ी देर तक हमारे आगे आगे चल रहा था। पता नहीं हमें भी ऐसा क्या हुआ कि हमने उसे आवाज़ नहीं लगाई और उसके पीछे ही भागने में लग गए। मेरे बगल में एक छोटी सी पहाड़ी बनी हुई थी, जिसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी, और अचानक ही ठंड की कुछ बूंदें मेरे शरीर पर गिरने लगी। मैंने अपने शरीर पर गर्म कपड़े तो पहन रखे थे, लेकिन उन कपड़ों का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उस ठंड में सारे कपड़े फेल हो जाते हैं। और मैं अपने आप को सहलाता रहा और कुछ टाइम बीतते ही मैं वापस लौटने की फिराक में था, लेकिन उस पेड़ की शाखा ने हमारे बढ़ते हुए कदमों को एकदम से रोक दिया था। शायद उसके ऊपर कुछ था जिसे हम तो नज़र आ रहे थे, लेकिन दूर दृष्टि से हम उसे देख नहीं पा रहे थे। जहाँ तक मुझे लग रहा था शायद वहाँ कोई आदमी या फिर कोई पक्षी था जो पेड़ के ऊपर देर रात तक छाया हुआ है, लेकिन एक आदमी का इतने विशाल पेड़ पर चढ़ पाना लगभग इम्पॉसिबल था। कुछ देर तक तो मैंने अपने फ़ोन की रोशनी भी उस पेड़ के ऊपर मारने की कोशिश की, लेकिन भला वो छोटी और हल्की सी रोशनी उस पेड़ तक कैसे पहुंच सकती थी। संजय ने इशारा करते हुए वहां से निकलने को कहा। शायद उसे वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। कुछ तो ऐसा था जो मेरी और संजय की समझ से बाहर था। संजय एक ब्राह्मण का पुत्र था
और काफ़ी दिनों से उसने शादी एवं मंदिर में काम करना शुरू कर दिया, जिस कारण वो इन चीज़ों के अनुभव को समझने में सक्षम था। हल्की सी आवाज़ में फुसफुसाते हुए उसने मुझसे कहा कि यहाँ से निकलना हमारे लिए उचित होगा, वरना आज हम अपनी मौत को आमंत्रण देने के लिए बस कुछ ही कदम दूर हैं। संजय और मैं बिना वक्त गवाए वहाँ से निकलने लगे, लेकिन तभी हमें आवाज़ आई। यह आवाज़ किसी महिला की लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत पीड़ा के साथ जोर जोर से चिल्ला रही है। लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि इतनी सुनसान जगह पर किसी औरत का पहुंच पाना भी कैसे कायम हो सकता है। शायद संजय इस बात को समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मुझे अपने पीछे पीछे चलने को कहा। मैं भी उसके अनुभव को बढ़ा चढ़ाकर उसके पीछे चल पड़ा। ये आवाज़ एक बड़े और विशाल से पेड़ के नीचे से आ रही थी और अजीब से इस आवाज़ ने हमारे कानों को सुन कर दिया था। लेकिन जैसे हम लोग उस जगह पर पहुंचे तो काले कलर की एक बिल्ली जोर जोर से रो रही थी। दोस्तों, सस्पेंस नाम की भी एक चीज़ होती है। जब मैंने देखा कि उस पेड़ की शाखा पर बैठा एक आदमी जो संजय जैसा लग रहा था, तो मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन मेरे बगल में खड़ा संजय एक हल्की सी मुस्कान दे रहा था। उसकी यह मुस्कुराहट शैतानी लग रही थी। तभी उसने मुझे एक अजीब सी आवाज़ में कहा, भाग जाओ अगर अपनी जान बचानी है तो, वरना मारे जाओगे। संजय की बातें मुझे मेरी हिम्मत को तोड़ने पर मजबूर कर रही थी। इसी बीच मैंने संजय का हाथ पकड़ा और उसे जोर से झटक दिया। शायद तब जाकर उसे सुध-बुध हुई। वो पूरा पसीने से तर था और इतनी ठंड होने के बावजूद भी उसके बदन पर पसीने को देखकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया। लेकिन बाद में उसने बताया कि उसे उस काली बिल्ली की जगह एक लंबा चौड़ा अजीब सा शैतान दिखाई दिया। शायद वो वहाँ कोई राक्षस है। पहले तो मुझे भी संजय की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बार बार यहाँ की अजीब हरकतों ने मुझे इस बात पर विश्वास दिलाने के काबिल बना दिया कि यहाँ ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। जब मैंने उस पेड़ की शाखा पर देखा तो मैंने पाया कि अब वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन वो शाखा जोर जोर से हिल रही थी और अचानक ही किसी चीज़ के टूटने की भी आवाज़ सुनाई दी। और इस आवाज़ को सुनते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर पर मौजूद पेड़ की शाखा टूटने वाली है। मैंने संजय का हाथ पकड़ा और अपने साथ साथ उसे दूसरी तरफ धकेल दिया। संजय को भी कुछ डरावनी चीज़ें दिखाई दे रही थी और उसे भी यकीन था कि ज़रूर कुछ अजीब और विशेष इस जगह पर कब्जा जमाए है। संजय को मेरे अंदर से विश्वास उठ चुका था, क्योंकि मेरे ही पीछे से आवाज़ आई, संजय उसका हाथ छोड़ दो, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि एक प्रेत है जिसने तुम्हें फंसाने के लिए माया जाल बिछा रखा है। संजय का विश्वास उठ चुका था। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और डर के मारे मेरे पीछे हटने लगा। ये कुछ इस प्रकार हो चुका था कि मैं भी समझ नहीं पाया। और इसी बीच संजय के पीछे मुझे संजय नजर आया। उसे देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं जानता था कि असली संजय वही है जिसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, और शायद वो बहरूपिया भी जानता था कि मैं उसकी असलियत को वास्तविक रूप से जानता हूँ, जिस कारण कुछ पल के बाद वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। एक ब्राह्मण का पुत्र आज खुद माया जाल में फंस गया था। मैंने उसे बेहद समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। उसे जो शख्स मेरे अलावा दिखाई दे रहा था, उसके नज़र में वही असली सोमेश था। मुझे डर था कि कहीं ये आत्मा संजय को कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन दूसरी तरफ विश्वास था कि जब तक ये आत्मा संजय को आघात नहीं पहुंचाएंगे, तब तक संजय इस बहरूपिया का हाथ नहीं पकड़ लेता। एक बार फिर मैंने संजय को आवाज़ देते हुए कहा, तुम्हें सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। क्या पता मौत तुम्हारे आसपास ही घूम रही हो और तुम्हारी होने वाली प्रेमिका श्रेष्ठा भी तुम्हें खो दे। शायद इस बात से वो पहचान चुका था कि मैं ही असली संजय हूँ, लेकिन उसके दिमाग में ये बातें तहलका मचाने लगी थी। अगर उसने किसी गलत इंसान का चयन किया तो फिर अनर्थ हो सकता है। और उसका सोचना भी बिल्कुल सही था, क्योंकि उसके ऊपर दहशत के बादल कभी भी मंडरा सकते थे। तभी मैं भागता हुआ संजय के पास पहुंचा और मैंने सबसे पहले उसके गले में बंधे हुए लॉकेट को हाथ लगाया। उसके गले में भगवान हनुमान जी का लॉकेट बंधा हुआ था और शायद मेरी इस करतूत से उसे प्रसन्नता हुई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों उस घने कोहरे के बीच से भागने लगे थे। लेकिन ज़्यादा देर तक ये सिलसिला नहीं चल पाया। सामने की दिशा में एक अदृश्य दीवार थी। दरअसल भागते हुए हम दोनों अचानक ही किसी चीज़ से टकरा गए जो सिर्फ अपना एहसास करवा सकती थी, ना कि वो दिखाई देती। हम दोनों ने अपने हाथों से
उस चीज को छूने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसी बीच हमें 5 से 6 लोगों के भागने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो आर्मी की सेना का एक दल हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, जो कि हमारे खातिर एक अच्छी खबर थी। मैं उसी ओर देखता रहा, लेकिन हमारी पूरी उम्मीद तो उस वक्त छिन्न भिन्न हुई जब मैंने देखा कि वहाँ कोई आर्मी की टोली नहीं, बल्कि भूतों का एक मनुष्य दल था, जिनके शरीर से निकलती हुई अजीब बदबू सच में बड़ी भयानक प्रतीत हो रही थी। और इतने में ही संजय का हाथ किसी ने कस के पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ खींचने लगा। लेकिन मैंने सही समय पर उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, और अभी भी उसका वो लॉकेट पूरी तरह से चमक रहा था। भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहते हैं जब इंसान का हनुमान जी के अंदर श्रद्धा और विश्वास होता है तो मनुष्य अपने हर हालत में मुसीबतों को हरा देता है। और इस ध्वनि के कारण शायद वहाँ पर मौजूद सारी बुरी शक्तियों में हलचल मच गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उस चमकते हुए लॉकेट की शक्ति ने सामने वाली दीवार को गायब कर दिया, और उसी दौरान हम अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। सीधे घर पहुँचे और इस घटना का विस्तार से वर्णन किया, लेकिन हमें आज तक इस बात का कोई पता नहीं चल पाया कि आखिर उस जगह पर कौन कौन सी शक्तियाँ निवास करती हैं, और उन्होंने हम पर हमला क्यों किया, उनका अस्तित्व क्या है, और हमें एक्सीडेंट की आवाज़ क्यों सुनाई दी। ये बात मात्र एक रहस्य बनकर रह गई है। दोस्तों, उस दिन के बाद तो हमें कभी भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कहते हैं उन चीज़ों का डर कुछ इस प्रकार का उभरने लगा है, जो धीरे धीरे उस गांव को रिक्त होना पड़ा। हमने तो सालों पहले ही उस गांव को छोड़ दिया था, लेकिन आज भी उस गांव के अंदर पुरानी प्रचलित कहानियों का वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।